जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल-चाल आप सबके? आवाज़ मेरी क्लियर है? ऑडियो और वीडियो सब कुछ ओके है? उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही चल रहा होगा। वीडियो हमारी लाइव हो गई होगी। जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी, नमस्ते। आने दीजिए सबको, शुरुआत करते हैं अभी क्लास की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और फिलहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब का सेकंड पार्ट। बेसिकली कल हमने वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर कर लिया है और ये कंप्लीट चैप्टर है, ये बीच में से कुछ नहीं है। अगर आप लोग सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो डे 1 से इसे देखें, है ना? तो मतलब पार्ट 1 से इसे देखें। और वर्ब के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, आप लोग वो पढ़ना चाहें तो वो भी कवर कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर ना बहुत सारे चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, उन चैप्टर्स को डे 1 से सीक्वेंस में देखना शुरू कर दीजिए। आपकी जितनी भी डिलेमा है इंग्लिश को लेके, जितने भी कंफ्यूजन है, आप जितना परेशान रहे थे कि कैसे समझें, इनको रटना पड़ेगा क्या, कैसे याद होंगे, ये जितने भी आपके जो डाउट्स हैं ना, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब आप लॉजिकली पढ़ेंगे। आप उसे डे 1 से पढ़ेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लॉजिकली समझेंगे, तो अपने आप आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, है ना? बाकी जो बच्चे डेली आ रहे हैं उनको तो पता लग ही रहा होगा कि चीज़ें कितनी आसान है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हमको बहुत मुश्किल लगती है। किताबों से हम लोग जब पढ़ते हैं ना, जब बुक से हम लोग पढ़ते हैं तो बुक से चीज़ें हमको मुश्किल लगती हैं। और अगर बुक से ही चीज़ें समझ में आ जाती तो हर कोई बच्चा बुक से नहीं पढ़ लेता। टीचर की ज़रूरत क्या पड़ती? तो टीचर का काम क्या होता है, वो जो किताबी लैंग्वेज होती है, जो बुकिश लैंग्वेज होती है, उसे आसान शब्दों में आपके सामने पिरोसना, ताकि आप उसे बहुत जल्दी से, आसानी से और कम समय के अंदर उसे कॉम्प्रिहेंड कर सकें, समझ सकें, है ना? तो बेसिकली टीचर का काम ये होता है, टीचर आपके काम को फैसिलिटेट करता है। यस और नो? चलिए, तो कल बच्चे आए थे, सभी बच्चे। पुरानी क्लास आपने रिवाइज कर ली? तो जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे बच्चे किसकी? लाई ले लेन की और ले लेड लेड की, है ना? लाई ले लेन और ले लेड लेड, कल हमने ये डिटेल में समझा था, है ना? जी, आ जाइए, आ जाइए, बस बस बस। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं आए थे उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया है पुराना। तो मुझे याद है कल मैंने आपको बताया था कि ये लाई ले लेन, ये ले लेट लेट से जैसे क्वेश्चन आते हैं, समझाया था कि जो लाई का मतलब होता है, इसका मतलब लेटना या पड़ा होना, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, कल बताया था ना? इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते, मतलब जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं होते बेसिकली, है ना? और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, ये ले लेड यहाँ पे ट्रांजिटिव थी, है ना? कल समझाया था। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते ही आते हैं, क्योंकि एक्शन आगे ट्रांसफर होता ही होता है, मतलब नाउन प्रोनाउन होता ही होता है ना? तो कहा था आपको, लाई ले लेन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, और ले लेड लेड के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन होगा, है ना? जैसे आप देखो यहाँ पे लाई ले, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो आगे नाउन प्रोनाउन है ना, दा बेबी आर्टिकल है, नाउन है, द ट्रे यहाँ पे नाउन है, सभी बच्चे जानते हैं ये बात, है ना? चलो, अब इसी को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं राइज की। ये भी बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअल में दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, एक होती है राइज, रोज, राइजन। ये इसी की तीन फॉर्म है। एक होती है रेज, रेज्ड, रेज। बेसिकली ये दो वर्ब्स हैं, राइज और रेज। जनरली बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मीनिंग से बताता हूँ, फिर आपको लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का, ठीक है? राइज का जो मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है उठना, ठीक है, या फिर उगना। ये बात आप लोग जानते ही हैं, राइज का मतलब उठना या फिर उगना। और रेज का मतलब एक होता है उठाना और एक होता है बढ़ाना, ठीक है? उठाना या बढ़ाना। अच्छा, आप लोग मीनिंग से ही बता पा रहे हैं कि कौन सी ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव है? मीनिंग से बता पा रहे हैं? डेफिनेटली बता पा रहे हैं। उठ रही है कोई चीज, उग रही है, तो एक्शन तो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। अगर एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होगा तो जो राइज आपकी वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। किसी चीज को तो उठाएंगे, किसी को तो बढ़ाएंगे, यस और नो? तो एक्शन आगे ट्रांसफर होगा ही होगा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, बेसिक सी चीज है। आपको पता है कि इनट्रांजिटिव वर्ब, अभी बताया मैंने, इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आते, कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं होते, बहुत बेसिक सी चीज है।
सारे एरर्स आप लॉजिकल तरीके से करेंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब आप देखो एग्जाम्पल के, देखो द सन राइजेज, द एयरक्राफ्ट रोज। हिंदी से मत करो, आप लॉजिकल तरीके से करो। ही रेज्ड, दे विल नॉट रेज। अब आप देखो राइज रोज राइजन जो है, इसके बाद आपको कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं दिखाई देगा। ध्यान से देखो, इन दिखाई दे रहा है, इन टू दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव के बाद कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं आते। लेकिन अगर आप ट्रांजिटिव वाला केस देखोगे, रेज लिखा हुआ है, उसने उठाया, क्या उठाया, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। देखो उसके बाद एन इंपॉर्टेंट इशू में, ये एन आर्टिकल इशू के लिए आ रखा है, नाउन आया हुआ है ना, और इंपॉर्टेंट उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बढ़ाने की बात हो रही है, टेक्सेस को बढ़ाने की बात हो रही है। देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, मतलब नाउन प्रोनाउन आया हुआ है। तो बेसिकली बस आपने वर्ब ध्यान रखनी है और उसके बाद का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो राइज रोज राइजन, रेज रेज्ड रेज्ड। आगे वाली तो आप याद कर ही लोगे, है ना, आगे वाली तो बहुत आसान है। राइज रोज राइजन, रेज रेज्ड रेज्ड। कुछ क्वेश्चंस करके देखें, बस ध्यान रखना ये वाली इंट्रांजिटिव और ये वाली ट्रांजिटिव। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तभी बात बनेगी। हाँ जी सर, ये यार एक बात बताओ, आप पूछ रहे हैं क्या सर ये सीजीएल के लिए यूजफुल होगा? आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अगर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेटा आपके सामने ऊपर क्या लिखा हुआ है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक हो, एनडीओ, सीडीएस हो, आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हर जगह यूज होते हैं। बस इंडिविजुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बैंक में सेंटेंस थोड़े से लेंदी आते हैं, एसएससी में आसान आते हैं। चाहे सेंटेंस लेंदी हो चाहे आसान हो, कॉन्सेप्ट तो यही लगेंगे ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलेंगे ना, सिंपल पास्ट थोड़ी बोल देंगे। ए को ए ही बोलेंगे ना, ए को बी थोड़ी बोल देंगे। ठीक है सर। अब आर्यन सोनी जी कह रहे हैं सर रेज्ड के बाद एन आया है। भाई बेसिक क्यों नहीं पढ़ते हो यार? बेसिक की 5 घंटे की क्लास है, ढंग से सिखाया हुआ है कि ये वर्ब के बाद ये रहा आपका नाउन, क्योंकि ये एन आर्टिकल इसके लिए आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। रेज्ड व्हाट? रेज्ड एन इशू। वो इंपॉर्टेंट तो बस क्वालिफाई करने के लिए लिखा हुआ है ना। बेसिक पढ़ो पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 4-5 घंटे की क्लासेस है बेसिक की, परेशान हो जाओगे क्लास के अंदर। ढंग से पढ़ो डे 1 से, ऐसे रैंडमली मत पढ़ो। इट इज अ वंडर वी डिड नॉट राइज आवर आर्म्स इन सरेंडर। अब इस बात को समझना, मैं ऊपर लिखता हूँ, चलो आपके लिए साथ साथ लिखता चलता हूँ, ठीक है बेटा, आपके लिए साथ साथ लिखता चलता हूँ। मैंने आपको कहा राइज, फिर मैंने आपको कहा रोज, और फिर मैंने आपको कहा राइजन। फिर एक और वर्ब लिखी, हमने कहा रेज। कल की तरह लिखेंगे बार बार ताकि आपको याद हो जाए। रेज, रेज्ड और रेज्ड। यस और नो, क्लियर है? ये वाली हमारी इंट्रांजिटिव थी और ये वाली हमारी ट्रांजिटिव थी। आपने देखा वी डिड नॉट राइज व्हाट, क्या उठाने की बात हो रही है? हमारे हाथों को उठाने की बात हो रही है। और आपको पता है ना, आवर आर्म्स, आर्म्स यहाँ पे आपका नाउन है, एक बाजू है तो आर्म है, दो है तो बाजुएं हैं, आर्म्स प्लूरल बना हुआ। और ये वाला वर्ड तो उसको क्वालिफाई कर रहा है, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जानते हैं ना आप लोग। कहने का मतलब यहाँ पे नाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब आई हुई है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे होनी चाहिए थी। यस और नो? और डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। डिड के बाद आपको पता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टेंसेस पढ़े हैं ना। तो ट्रांजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ट्रांजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेज होती है, इसलिए ये हटाया और रेज हमने यहाँ पे लगाया। आया सभी बच्चों को समझ में पक्के से 100%? चले आज और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक काम करो, इसे भी एक बार ट्राई करो, है ना। इसे ट्राई करो। इन आवर कंट्री women have opportunities to rise to top in every walk of life। बताओ चलो। इन आवर कंट्री women have opportunities to rise to top। देखो राइज वर्ब यहाँ पे लिखी है, आगे टू प्रेपोजिशन आया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो वर्ब चाहिए होगी वो इंट्रांजिटिव चाहिए होगी। यस और नो? क्योंकि नाउन प्रोनाउन होता तभी ट्रांजिटिव होती। तो आपको पता है राइज रोज राइजन, आज गला खराब है। पता नहीं क्या हो रहा है। राइज रोज राइजन, रेज रेज्ड रेज्ड,
रेज, रेज्ड, रेज्ड। अब आप मुझे बताओ कि प्रेपोजिशन है तो बेटा इंट्रांजिटिव चाहिए होगी, और इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म चाहिए क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अब इंट्रांजिटिव में तो यही होती है ना फर्स्ट फॉर्म, तो राइज ही है, कहने का मतलब इसके अंदर नो एरर है, सही लिखा हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ और ट्राई करते हैं। बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट का मतलब जो लगातार बारिश हो रही है, उससे जो फ्लड वाटर है वो बढ़ रहा है। अब हिंदी से करने से कई बार चीजें सही भी हो जाती हैं, गलत भी हो जाती है, लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से करेंगे तो आपकी कभी गलत नहीं होगी। और ये तो बहुत आसान है, पूछो कैसे। आगे कुछ है ही नहीं, नाउन प्रोनाउन है ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होगी। इंट्रांजिटिव आपको पता है राइज वाली होती है, तो राइज की आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए आपको, और वो क्या होगी, राइजिंग लगेगी, बस सिंपल सी बात है, कंफ्यूज ही नहीं होना। समझ में आया? 100%, 100%। चलें, दोबारा देखना है, दोबारा देखो। बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट रेन का मतलब है लगातार बारिश के कारण जो फ्लड वाटर है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब आपने देखा इसके बाद कुछ नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ट्रांजिटिव नहीं चाहिए होगी, यहाँ कौन सी चाहिए होगी, यहाँ इंट्रांजिटिव चाहिए होगी। इंट्रांजिटिव आपकी राइज वाली होती है, राइज, रोज, राइजन। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, चेक करो, यहाँ कौन सी आईएनजी वाली, तो इसकी आईएनजी वाली क्या बनती है, राइजिंग तो बनती है। तो लो, मैंने यहाँ पे राइजिंग लगा दिया, आंसर मेरा आ गया। समझ में आया? टैक्सेस बेटा नाउन होता है, ठीक है, टैक्स, टैक्सेस प्लूरल बना हुआ है ना। चलो और देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट बताओ, देखो टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी करो इन क्वेश्चंस को। कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज, एयरलाइंस में राइज प्राइसेस। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? 100%। चलो क्या बनेगा यहाँ पे, कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट टू गल्फ कंट्रीज, एयरलाइंस में राइज व्हाट, देखो राइज, और आगे प्राइसेस, व्हाट, प्राइस, प्राइसेस प्लूरल बन गया, ये तो नाउन है, नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ट्रांजिटिव चाहिए होगी। और आपको पता है राइज, रोज, राइजन ये तो इंट्रांजिटिव होती है, और ट्रांजिटिव वाली रेज होती है, रेज, रेज्ड, रेज्ड, है ना। अब ट्रांजिटिव तो चाहिए लेकिन कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट लिखा है, नाउन है, तो ट्रांजिटिव चाहिए, लेकिन कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्यों फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि देखो इधर में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पीछे देखो, में मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ट्रांजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, रेज होती है। तो राइज हटाया और रेज यहाँ पे लगा दिया, बात ही खत्म हो गई है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? 100%। अगर क्लियर है तो बोलेंगे यस सर। सेशन को फटाफट से पहले लाइक कर दो, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, है ना। उसके बाद इसी तरीके की अगली कैटेगरी पे मूव ऑन करते हैं, और वो भी बहुत गजब है। ये समझ में आया ना सबको? आया? पक्का? हाँ जी, हाँ जी, चलो अगली टाइप है, ये भी बड़ी खतरनाक है। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, दो टाइप की वर्ब है जो कंफ्यूज करती है आपको, फॉल और फेल। एक्चुअल में इनमें कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि इनकी सेकंड फॉर्म और इधर ये वाली फर्स्ट फॉर्म सेम सेम सेंस दे रही होती है, मतलब सेम लिखी होती है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। हाँ हेमंत, करवा देंगे, निश्चिंत रहो भाई, आप निश्चिंत रहो, आप पढ़ो अभी जो पढ़ाया जा रहा है। तो फॉल का मतलब होता है बच्चे गिरना, सभी जानते हैं ये चीज तो। और एक्चुअल में फेल जब फर्स्ट फॉर्म होती है इसका मतलब होता है गिराना। चलो आप मीनिंग से बताओ डिटरमाइन करके कि कौन सी ट्रांजिटिव कौन से इंट्रांजिटिव। तो गिर रहे हैं, कोई एक्शन आगे थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव है। और किसी चीज को तो गिराएंगे तो ये आपकी ट्रांजिटिव है। तो फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, याद रखिएगा। मतलब इंट्रांजिटिव है, आपको पता है ना कि कोई भी चीज इंट्रांजिटिव है तो आगे नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, ट्रांजिटिव है तो आगे नाउन प्रोनाउन होगा। यस और नो? अब देखो, ट्री फेल, फेल डाउन, देखो यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ आपका प्रेपोजिशन इनटू है, लेकिन इधर देखेंगे फेल्ड के आगे देखो नाउन लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजिटिव है, सभी जानते हैं, बच्चों वाली बात है ना। बहुत आसान चीज है। ट्री गिर गया, वो नदी के अंदर गिर गया, उसने गिराया किसको, पेड़ को। तो बस आपने आगे जाना है और कुछ नहीं करना, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तभी मजा आएगा। साइलेंस फेल बिटवीन देम एंड देन ही फाइनली स्पोक। आप ये देखो कि फेल्ड लिखा हुआ है,
अभी आप पढ़ के आए कि फॉल फेल फॉलन ये होती है, एक तो फॉल फेल फॉलन, और दूसरी आप पढ़ के आए कौन सी होती है, फेल फेल्ड फेल्ड, यही पढ़ के आए ना। देखो वर्ब्स याद होनी बहुत जरूरी है, तभी मैं बार बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो याद ही है ना, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ, क्या इस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन है? नहीं। क्या है? प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए होगी? इंट्रांजिटिव। ये आपको पता है इंट्रांजिटिव होती है, ये ट्रांजिटिव होती है। अरे होती है या नहीं होती है? होती है। अब आप बताओ कि कौन सी फॉर्म चाहिए यहाँ पे इंट्रांजिटिव की? पास्ट की बात चल रही है ना, सेकंड फॉर्म चाहिए होगी, तो सेकंड फॉर्म चाहिए। इंट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल होती है, तो यहाँ से फेल हटाओ और फेल लेके आओ। क्लियर? पक्का? ये जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कर रहे हैं ना, ये कुछ ही वर्ब्स के अंदर करना है जो कंफ्यूज करती हैं हमको, सारी वर्ब्स में नहीं करना है ऐसे। सारी वर्ब्स के आप याद भी नहीं कर पाओगे कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है। जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, बस इन्हीं के अंदर करना है। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर लाई और ले वाली बता दीजिए। मतलब मैं कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं यूट्यूब पे आके ना अपना मत्था मार रहा हूँ, पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कभी कभी यूट्यूब पे पढ़ा के। सच बता रहा हूँ मैं। जब फ्री में कोई चीज किसी को कुछ पढ़ाई जाती है ना, बच्चों को कदर नहीं होती है उस चीज की। ये बात स्टूडेंट्स ही रियलाइज करवा देते हैं। लेकिन वही वाली बात है यार, आप में से 10 20 30 जितने भी बच्चों का फायदा होगा, किसी का तो होगा। अगर मैं कोई कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करके क्वालिटी आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअल में पेड क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, जो जेन्युइन कंटेंट है, मैं वहां ना पढ़ा के यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं 100 बच्चों को, क्योंकि टीचर इस इंटेंशन से आता है कि यार सभी बच्चे फायदा ले जाए। लेकिन वही वाली बात है, फ्री की चीज की वैल्यू होती नहीं, 100 बच्चे फायदा लेते ही नहीं। हम तो यही इंटेंशन से आते हैं 100 के 100 फायदा ले जाए, अगर 100 पढ़ रहे हैं तो। फायदा लेके जाते हैं वही 5% और 10% बच्चे। तो ठीक है ना यार, चलो किसी का तो हो ही रहा है ना, किसी का तो भला हो ही रहा है। कोई तो दुआ देगा कि हाँ भाई सर ने पढ़ाया, हमें तसल्ली से अच्छे से पढ़ाया है ना। तो चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखता हूँ, शांत रखता हूँ। आ जाओ पढ़ते हैं। तो बिल्ड हिज गैराज ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री, है ना। टू बिल्ड हिज गैराज ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री। आप एक छोटी सी बात समझिए बेटा, यहाँ पे फेल लिखा है, उसके बाद देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर ए लिखा है। अरे ये अगर एक बात समझ लेना, वर्ब के बाद अगर आर्टिकल आ गया ना तो समझो नाउन आया है, मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर आर्टिकल, क्योंकि वो नाउन के लिए ही आया होगा आर्टिकल, देखो ना ये अ किसके लिए आया हुआ है? ट्री के लिए आया हुआ है, ये नाउन है। कैसा ट्री? ओल्ड ट्री, ये एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कितना? वेरी ओल्ड, ये एडवर्ब है, क्योंकि आपको पता है नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। यस और नो? और अगर मैं ये वेरी और ओल्ड नहीं भी लिखूंगा तब भी सेंस बनेगा। तो बिल्ड इज गैराज ही फेल अ ट्री। समझो ना मेरी बात, कहने का मतलब इस वाली वर्ब के बाद नाउन है, क्योंकि ये दो वर्ड तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं आपको। समझ में आया ना। अगर नाउन है तो ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होगी। ट्रांजिटिव की कौन सी वर्ब चाहिए होगी? चलो पहले सारी लिखते हैं। फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फेल फेल्ड फेल्ड, फेल फेल्ड फेल्ड। प्यार से समझेंगे, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव थी बेटा, ये ट्रांजिटिव थी। यस और नो? सभी बच्चों को क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे ट्रांजिटिव चाहिए? चाहिए सर। कैसे पता लगा? आगे नाउन है और ऑब्जेक्ट भी और ट्री को गिराने की बात भी हो रही है, इसका मतलब गिराना होता भी है। अब आप सोचोगे सर फेल लिखा तो हुआ है, क्या दिक्कत है? ये देखो आया हुआ है। लेकिन बेटा अगर ये फेल फर्स्ट फॉर्म है तो ये ही लिखा हुआ, ये फेल्स नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये फेल ये वाला है, गिराने वाला है, तो ये फर्स्ट फॉर्म तो एस या एस नहीं होना चाहिए था। बताओ मुझे, ही फेल्स नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब ये वाला नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है इंट्रांजिटिव की। लेकिन हमें चाहिए ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म, और वो क्या होती है? फेल्ड होती है। समझ में आया? 101%। बड़े प्यारे बच्चे हैं, है ना, बड़े प्यारे बच्चे। टू बिल्ड हिज गैराज ही फेल्ड अ वेरी ओल्ड ट्री। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बताओ। नो वन इज अलाउड टू फॉल द ट्रीज। बहुत आसान। फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फेल फेल्ड फेल्ड। जो बच्चे लेट आए हैं, देखो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है बेटा, टाइम से आया करो, ऐसे बीच में से मत आओ, है ना।
चलो ये आपकी इंट्रांजिटिव और बेटा ये आपकी ट्रांजिटिव। चलिए फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये फॉल लिखा हुआ है वर्ब है और वर्ब के बाद नाउन लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ट्रीज है, तो मतलब यहाँ पे अपने को ट्रांजिटिव चाहिए होगी। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ट्रांजिटिव में फर्स्ट फॉर्म क्या है, फेल है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज आएगी, नो वन इज अलाउड टू फेल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। सबको क्लियर है ना, सभी बच्चों को, है ना। चलिए आ जाए एक और क्वेश्चन देखो। चलो, ही वॉन्टेड टू नो हु हैड फॉलन द वॉल, फिर से वही वाली बात, वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन है, नाउन है तो मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब पहले सारी लिख देता हूं, मैं बार बार लिख रहा हूं आपके लिए, मैं कल भी लिखी थी और आज भी लिखूंगा, फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। हालांकि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन भाई मेरा मकसद ही यही है कि आपको याद हो, तो वो टाइम लग के याद हो या ना लग के याद हो, आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलो, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव चाहिए, कौन सी फॉर्म चाहिए, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म चाहिए, ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को, बोलो हाँ, 100% पक्की बात है। चले आगे, चलिए जी, तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, राइज, रोज, राइजन, रेज, रेज, रेज्ड, फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये वाले कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए। इसके अंदर एक आधी और होती है, उससे एरर जनरली आते नहीं है, तो मेजर वाले यही थे जिनसे एरर आपको देखने को मिलते हैं। बस इतना ही है, ये वाले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाले जो जो आपको इस कॉन्सेप्ट से समझने थे। अभी हैं तो और भी बहुत सारी वर्ब्स पढ़ा रहा हूं अभी, लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट से समझने वाली थी वो इतनी ही थी, वो तीन थी है, ठीक है। आ जाओ, चलो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, अब आसान आसान आएंगी सारी, अब बहुत आसान, अब रिलैक्स होके बैठो। अब आपको पूरी कंसंट्रेशन तब लगानी है जब अभी इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। अभी आराम से समझो चीजें, आराम से। पहले क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को, क्या मिस्टेक है। इसकी पीडीएफ शुभम नहीं मिलेगी, पूछो क्यों, क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, और जब हम नोट्स नहीं बनाते हैं तो चीजें बढ़िया तरीके से याद नहीं रहती। आजकल ऑनलाइन जमाना है, बच्चे पीडीएफ पीडीएफ सेव कर लेते हैं, खुद के हाथों से कुछ लिखते नहीं है। बचपन में हम लोग जब भी कुछ याद करना होता तो हम लिख लिख के याद करते थे, आपको याद हो तो। एग्जामिनेशन देने जाते थे तो जो भी चीज हमने पढ़ी उसको हम लिख लिख के याद करते थे, क्यों, क्योंकि जब कोई चीज हम अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है हमारी मेमोरी के अंदर। और आजकल ऑनलाइन जमाने ने, ये मॉडर्न जो वर्ल्ड आ गया है, इतनी सारी जो हमारी हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स, वो छुटवा दी हैं। पेपर और पेन का कुछ यूज नहीं करते, बस स्क्रीन के सामने जाके ऐसे बैठ जाते हैं, बस ऐसे देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। जब इंसान को एहसास होता है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पसीना बहा रहा हूँ, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो बात है, मैं कर जाऊंगा, क्योंकि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। मेहनत करने वाले को हमेशा कामयाबी मिलती है, अंदर से एक फीलिंग आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप नोट्स बनाएं, लेकिन अभी नहीं, क्लास के एंड में बनाएं, मतलब रिवाइज जब कर रहे हो, अभी समझो फिलहाल, ठीक है। चले, चलो, तो देयर वाज अ हैवी रेन लास्ट नाइट एंड द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन देयर ब्लैंक्स। एक्चुअल में क्या होता है, एक वर्ब आपने सुनी होगी, फ्लाई। मैं आपसे पूछूं कि इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, जनरली बच्चे कहते हैं फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यही कहते हैं ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ऐसे अगर जब हम बोलते हैं ना ओवरफ्लो, तो पता नहीं कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा है, वो ऐसा रिलेट कर देते हैं, ओवरफ्लू, ओवरफ्लू, ओवरफ्लोन, है ना, वो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लू, ओवरफ्लोन, जबकि ऐसा नहीं है। ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, थर्ड फॉर्म भी ओवरफ्लोड होती है, ठीक है, पक्का 100%। तो ओवरफ्लू और ओवरफ्लोन जैसा कोई शब्द नहीं है। तो उसने बोला कि देयर वाज अ हैवी रेन लास्ट नाइट, जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो, मतलब पानी जितना होना चाहिए नॉर्मल स्तर से ऊपर आ गया, ओवरफ्लो कर गया, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म के लिए ओवरफ्लोड होगा। बस बेसिक सा ये पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। जिस जिस वर्ब से क्वेश्चन आए हुए हैं ना एग्जामिनेशन में, मैं आपको वो वर्ब करवा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट कहाँ से ढूंढ सकते हैं आप, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनसे आए हुए क्वेश्चन पहले उनको फटाफट से टैकल करते हैं, ठीक है। ओवरफ्लोड वाला हो गया। चलो एक टाइप और दिखाता हूँ,
फटाफट से पहले इसको देखो, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो बताओ इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। द कोट वॉज ड्रेंच्ड इन रेन वाटर, जो कोट था वो रेन वाटर में ड्रेंच हुआ हुआ था, भीगा हुआ था, तो मैंने उसे हुक पे, तार पे या हुक पे, कील पे टांग दिया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में दो टाइप की वर्ब्स हैं। अरे ये कवर तो नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं, कवर हो भी गया हो तो वैसे आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, क्या है? हैंग, हंग, हंग, और हैंग, हैंग्ड, और हैंग्ड। ठीक है, अगर कवर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ कवर, है ना। चलो, अब आप देख रहे हैं कि दोनों की पहली फॉर्म सेम है, लेकिन जो ये वाला हैंग होता है जिसकी सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म हंग होती है, इसका मतलब होता है कील के ऊपर या खूंटी के ऊपर किसी चीज को लटकाना, है ना। एक सेकंड, लटकाना या फिर टांगना। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, कील के ऊपर, तार के ऊपर किसी चीज को लटकाना, टांगना, रखना। ठीक है, और ये वाला हैंग जिसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड होती है, थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है, इसका मतलब होता है फांसी चढ़ाना। क्या होता है? फांसी चढ़ाना, फांसी चढ़ाना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ट्रांजिटिव नहीं, कोई इंट्रांजिटिव नहीं, बस अब ध्यान रखेंगे। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो आ जाओ। द कोट वॉज ड्रेंच्ड इन रेन वाटर, तो मैंने उसे टांग दिया हुक के ऊपर। क्या फांसी चढ़ाने की बात हो रही है? नहीं, ये तो किसी चीज पे, तार पे, खूंटी पे, कील पे टांगने की बात हो रही है। तो हैंग, हंग, हंग होता है। सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन फांसी वाली नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए। आई हंग इट ऑन द हुक। समझ में आया सभी बच्चों को? चले बेटा, चलो और देखते हैं। हैंग योर क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई, तार के ऊपर अपने कपड़े सूखने के लिए डाल दो। बताओ इसके अंदर क्या मिस्टेक है, फटाफट से बताओ। बताओ भी बताओ, क्या बनना चाहिए? हैंग योर क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई। चलो समझते हैं, प्यार से समझना। आपको पता है, चाहे आपका कील पे टांगने वाला हैंग हो, चाहे फांसी देने वाला हैंग हो, दोनों की फर्स्ट फॉर्म तो सेम होती है ना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग होती है ना, हंग, हंग, हैंग्ड, हैंग्ड, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो सेम है। और आपको पता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, पता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ना। जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे कील पे टांगना हो, चाहे फांसी लटकाना हो, एक ही सेम रहता है, मतलब नो एरर है इसके अंदर। यही रहेगा, हैंग का हैंग रहेगा, नो एरर है इसके अंदर। समझ में आया ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए ना स्टार्टिंग में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, स्विच ऑफ द फैन, यस और नो, हाँ कि ना। तो हैंग योर क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जहां फर्स्ट फॉर्म आनी है वहां का आएगी कंफ्यूजन। द सर्वेंट हैंग द, अब यहाँ देखो कंफ्यूजन है, लैंप को वॉल के ऊपर टांग दिया, तो अब यहाँ पे वो फांसी वाला थोड़ी है, दूसरे वाला है, तो HUNG, हंग आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, है ना। और देखते हैं, फॉर हिज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी हैंग टिल डेथ। अब बताओ मुझे क्या आना चाहिए, बताओ फटाफट से बताओ। फॉर हिज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी, अब यहाँ पे फांसी पे टांगने की बात हो रही है, और बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग, पैसिव होता है ना। तो अब यहाँ पे फांसी की बात हो रही है, तो हैंग्ड आना चाहिए। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जरा इसको देख लेंगे, माई मदर हैंग्ड माई क्लोथ्स, तो माई क्लोथ्स है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हंग आना चाहिए, HUNG। बेसिक वाले पॉइंट हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आसान लग रही हैं चीजें? लग क्या रही है ही आसान, हम लोग चीजों को मुश्किल बनाते हैं, है ना। हम लोग चीजों को मुश्किल क्यों बनाते हैं? रीजन उसके पीछे ये है कि बचपन में हमने लैंग्वेज उस तरीके से पढ़ी ही नहीं होती है ना। हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा होता है। और सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, चाहे आप साइंस की बात कर लीजिए, मैथ्स की बात कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, बचपन में हम उस तरीके से पढ़ते ही नहीं है चीजों को, ना हमको पढ़ाई जाती है। क्योंकि अगर इतना ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती तो आज देश कहाँ का कहाँ होता। एजुकेशन सिस्टम के नाम पे डब्बा गोल है भारत, एक्चुअल में।
रोट लर्निंग के ऊपर, रटवाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। नंबर्स, मार्क्स, इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है बच्चे को कि वो सोचता है कि यही सब कुछ है, नंबर इज एवरीथिंग, मार्क्स आर एवरीथिंग, यस और नो। लेकिन अब आप एक दूसरी स्टेज पे हैं जहां पे आपको रटना नहीं है, जहां पे आपको समझना है ना, जहां पे आपको सीखना है। चलिए अगला जो टाइप हमको पढ़ना है उस टाइप से आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है। जी शुक्रिया आर्यन। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। शुभम भाई भिजवा देंगे बिल्कुल। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक, सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो, फटाफट से बताएंगे फास्ट। चलिए जी, आपने कोशिश की इसके अंदर मिस्टेक ढूंढने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, नो एरर है, एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आओ जानते हैं, दो टाइप की वर्ब्स होती हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, एक होती है फाइंड, एक होती है फाउंड। ये वाले फाइंड का मतलब होता है खोजना, क्या होता है, खोजना, ढूंढना, ये जनरली होता है, या पाना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये वाले फाउंड जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है स्टैब्लिश, स्थापना करना। क्लियर है, सिंपल सी चीज है, बेसिक सी चीज है, ठीक है। जब ये खोजने की बात होती है, पाने की बात होती है तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, और जब स्थापना की बात होती है तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड। आ जाओ जी वन बाय वन टैकल करते हैं। बताओ भैया इसके अंदर क्या होना चाहिए। आवर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड 20 ईयर्स अगो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पाया गया, ढूंढा गया 20 साल पहले। ढूंढा गया, कोई आइलैंड थोड़ी है, देश थोड़ी है, ढूंढा गया। चलो इधर देखो सामने, एक्चुअल में आप लोगों ने पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हैं ना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। जब कभी भी बी की फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, ठीक है, वॉज और वर, या फिर बी, या फिर बीन, या फिर बींग, ठीक है। जब कभी भी बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म के साथ आती है ना तो वो पैसिव वॉइस होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बी की फॉर्म दिखाई दे रही है और आगे हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद को कुछ नहीं कर सकती है, उसे किया जाएगा, पैसिव में चाहिए हमको। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि फाइंड, फाउंड, फाउंड लिखूं या फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड लिखूं। स्थापना की बात हो रही है ना, और स्थापना में थर्ड फॉर्म के लिए फाउंडेड आता है, आप लोगों को पता ही है, यस और नो। तो आर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड 20 ईयर्स अगो, सिंपल सी चीज है। और पैसिव में भी है, बी के बाद थर्ड फॉर्म, स्थापना की गई उसकी, है ना। और देखते हैं, चलो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो सबसे पहले अभी मैं आपको दिखा रहा था। इसके अंदर बताओ चलो क्या मिस्टेक है, अब बताओ। बताओ बताओ, आसान है, बहुत आसान है, आराम से देखो। सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो। अच्छा चलो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूं, मैंने कहा फाइंड, फाउंड और फाउंड, ठीक है, और फिर मैंने आपको कहा फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। होगी बेसिक सी बात, होगी सर, याद होगी, होगी सर। अब मुझे बताओ कि कह रहा है कि वो ऐसी इनइक्वालिटीज स्थापित की जा सकती है या पाई जा सकती है दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अब बताओ इनइक्वालिटीज को ढूंढा जा सकता है या स्थापना किया जा सकता है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है, इनइक्वालिटीज की स्थापना थोड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा संविधान है, इसके अंदर आप बहुत सारी इनइक्वालिटीज को ढूंढ सकते हो। जैसे लोग एक तरीके से रिजर्वेशन को भी इनइक्वालिटी कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, है ना। तो जनरली कुछ लोग कहते हैं हमारे संविधान के अंदर ऐसी चीजें आप ढूंढ सकते हो, ऐसी चीजें पा सकते हो जो कि इनइक्वालिटी को दर्शाती है। सेम बात मैंने ऐसे कहा और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरी कंट्रीज के भी वहां पे भी आप इनइक्वालिटीज को ढूंढ सकते हो, या वहां पे भी आपको पाई जा सकती है इनइक्वालिटीज। स्थापना की बात कहां से होगी, इनइक्वालिटीज को स्थापना, स्टैब्लिश थोड़ी करते हैं, स्टैब्लिश तो ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, इंस्टीट्यूशन को करते हैं। तो यहाँ पे ढूंढने की, पाने की बात हो रही थी, तो मतलब ये वाला तो कोई भी नहीं आएगा नीचे वाला, तो क्योंकि तो स्थापना के लिए होता है, यही वाले चाहिए ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है।
यस और नो? अब इनइक्वालिटीज खुद ढूंढेंगी या उनको कोई और ढूंढेगा? इनइक्वालिटीज खुद को ढूंढती है या उनको कोई और ढूंढेगा? उनको कोई और ढूंढेगा। मतलब एक्टिव चाहिए या पैसिव चाहिए? पैसिव चाहिए। और पैसिव का मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना, तो ये बी लिखा हुआ और आगे थर्ड फॉर्म चाहिए ना, और थर्ड फॉर्म फाउंड होती तो है, मतलब नो एरर है कि ऐसी क्वालिटीज आप ढूंढ सकते हो, पाई जा सकती हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कंट्रीज के। समझ में आया सभी बच्चों को 100%? चलिए जी, अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो इसको देखो, ध्यान से देखना, बताओ फिर क्या होना चाहिए। In a group, you may found one or two people who tend to be extremely vocal. In a group, you may found one or two people who tend to be extreme. कह रहा है कि एक ग्रुप के अंदर आप ऐसा एक आधा इंसान ढूंढ ही लेंगे जो बहुत बातू नहीं होता, जो बहुत बोलता है। अब आपको पता है फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और फिर मैंने कहा फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाइंड, सॉरी, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। मे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बताओ स्थापना वाली चाहिए या खोजने वाली चाहिए, ढूंढने वाली चाहिए? ये वाली चाहिए ना, ये थोड़ी चाहिए। स्थापना की क्या बात हो रही है यहाँ पे? फाइंड आएगा। इन अ ग्रुप यू मे फाइंड वन और टू पीपल हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? पक्की बात है? 100%? चलें आगे। चलिए जी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। The eminent speaker's speech was broadcasted over all the major stations. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर साथ साथ वर्ब बताता चल रहा हूं ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर रहे। ठीक है, बताओ। अब मिस्टेक बच्चे जनरली क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जैसे आपने एक वर्ब सुनी होगी कट, सुनिए। कट की तीनों फॉर्म क्या होती है? कट कट कट। शट की तीनों फॉर्म क्या होती है? शट शट शट, पुट पुट पुट। सुनते हैं ना ऐसा? यस और नो? ऐसे ही कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और फोरकास्ट। इनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। इनमें ईडी फॉर्म नहीं लगता है। हम लोग जनरली सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अंदर से हमारा इंट्यूशन आता है ना, ईडी लगा दो, लेकिन लगता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट का मतलब सेम होता है, प्रसारण करना। और फॉर प्रसारण करना, टेलीकास्ट होता है ना प्रोग्राम, टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है कोई भी प्रोग्राम। और फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्ट करना। तो तीनों फॉर्म सेम रहती है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देखेंगे कहीं पे भी आपको ईडी वाली फॉर्म लिखी दिखाई दे, बस सिंपल हटा दो, ब्रॉडकास्ट आएगा। ये जो एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, जिसको लोग जानते हैं, प्रोमिनेंट। तो जो फेमस स्पीकर की स्पीच है उसे ब्रॉडकास्ट किया गया सारे मेजर स्टेशंस के ऊपर, सारे मतलब एफएम स्टेशंस की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे पैसिव लिखा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता है ना? ये रहा बी और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव चाहिए, क्योंकि स्पीच खुद थोड़ी हो सकती है, उसे किया जाएगा ना, उसको प्रसारण उसका किया जाएगा ना, पैसिव में चाहिए ना। आसान सी चीज है, हाँ कि ना? चलें, चलो जी, आ जाओ जी। और देखते हैं, ये वाला हो गया। चलो जी, इसको देखो एक बार। वो कह रहा है कि इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, कि ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि सोसाइटी आगे कैसे आएगी, हाउ सोसाइटी विल इमर्ज जनरेशन हैंस, कि मतलब कैसी कैसी जनरेशन आएगी हमारे समाज में आगे, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। फिर से पैसिव में चाहिए। पैसिव का मतलब क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। अभी आपने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आ रही हैं तो मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। और जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ लोगे तो आप और अच्छे से रिलेट कर लोगे। यस और नो? लेकिन थोड़ी बहुत तो बचपन में इतना तो वॉइस एक्टिव पैसिव हल्का बहुत सुना तो होगा ना, डिटेल में मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बेसिक टर्म यूज कर रहा हूँ। और नहीं भी समझ में आ रहा तो सीख लो, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। और ईडी वाला तो वैसे कोई शब्द नहीं होता है, आपको समझ में आए या ना आए, एक्टिव पैसिव फोरकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता है, फोरकास्ट बना दो, बात खत्म, आगे चलो, दैट इज इट। बोलो हाँ। अरे बोलो ना हाँ, नहीं बोलोगे मत बोलो। और देखें? चलो और देखते हैं, इसके अंदर बताओ क्या बनना चाहिए, फिर देखेंगे वर्ब्स को। सेशन को लाइक करो पहले फटाफट से, 2 बार लाइक नहीं कर देना है।
एक ही बार करना है. The timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper. Is there any grammatical mistake in this particular sentence? If any, then feel free to comment down. दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल. हाँ, पैसिव बिल्कुल सही. तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, है ना. चलिए, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं ड्रॉ आना चाहिए, ड्रॉ आना चाहिए. अरे भाई, कहाँ पहुंच गए हैं आप लोग. ये सीखिए आप लोग, ये आना चाहिए. स्ले, स्ल्यू, स्लेन एक्चुअल में पता ही नहीं था. ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन पे पहुंच गए आप लोग. ज्यादा दिमाग नहीं लगा के, इतना दिमाग नहीं लगाना है. इतना दिमाग यूपीएससी की तैयारी करते वक्त लगाना है, ठीक है. एक्स्ट्रा दिमाग लगा ले बेटा. हाँ, और कुछ तो भेड़ चाल में चल रहे. स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, टू मर्डर समथिंग. क्या होता है? मर्डर समथिंग, ठीक है. तो इसकी सेकंड फॉर्म स्ल्यू होती है, थर्ड फॉर्म स्लेन होती है. कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, स्ले, स्लेड, स्लेड. ऐसा नहीं है, स्ले, स्ल्यू, स्लेन, ठीक है. फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली इसकी स्लेइंग बनती है, और फिफ्थ फॉर्म एसईआईएस वाली स्लेज बनती है, ठीक है. ध्यान रखिएगा. क्लियर? पक्का? चलो देखो, देखो क्या बोल रहा है वो. जो टिमिड क्रिएचर है, टिमिड का मतलब होता है दब्बू टाइप का, थोड़ा सा डरपोक, डरपोक टाइप का. कोई है टिमिड क्रिएचर, उसको खींच लिया गया पतली गली के अंदर. वॉज ड्राइवन इनटू नैरो लेन का मतलब पतली गली में खींच लिया गया, जहां पे उसे मार दिया गया किडनैपर के द्वारा. यस और नो? अब बताओ, क्या वो खुद को मार सकता है? नहीं. कौन मारेगा? किडनैपर. एक्टिव है या पैसिव है? फिर से पैसिव है. बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना. तो देखो, बी लिखा हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए. स्ले, स्ल्यू, स्लेन होता है. सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? स्ले, स्ल्यू, स्लेन होता है. स्लेड नाम का कोई टर्म नहीं होता, या स्ल्यूड नाम का कोई टर्म नहीं होता है. क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं. मैंने कहा ही हैज स्लेड हिज राइवल, अपने दुश्मन को उसने मार दिया है. तो अपने दुश्मन को मारने के लिए हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्ले, स्ल्यू, स्लेन चाहिए ना थर्ड फॉर्म. तो स्लेड क्या होता है? तो ये आना चाहिए. तो मैंने आपको वो वर्ब्स करवाई हैं अभी जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन में आई हुई है. यस और नो? पक्का? शुभम गोयल कह रहे हैं कैप्शन में लिखा होता है 101%. आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं. इंस्टाग्राम में आप लोग देखते नहीं लोग क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं. ये जनरली कन्याओं की बायो में होता है. स्लेइंग सिंस 1992. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. वैसे 1992 वाले तो बहुत मैच्योर बच्चे हैं, मैं 1998 कर देता हूं. चलो, बच्चे तो 1992 वाले बच्चे थोड़ी होंगे, ये तो दादे हो रहे हैं, अपनी उम्र के हैं. तो 1998 कर दिया. आपने देखा इंस्टाग्राम की बायो में जैसे कुछ लोग लिखते हैं केक मर्डरर. जनरली आप लोग देखते हैं, है ना, केक मर्डरर, फर्स्ट क्राई ऑन अर्थ, ऐसा जनरली लिखते हैं बायो में. तो कुछ ऐसा बायो भी होता है, स्लेइंग सिंस 1998, और ये जनरली गर्ल्स करती हैं. और इसका मतलब क्या है स्लेइंग सिंस 1998 का? कि जब से मैं पैदा हुई हूं, मतलब 1998 में बहना का जन्मदिन है, जब से मैं पैदा हुई हूं तब से मैं कत्ल कर रही हूं. तो आप लोग सोचेंगे हैं कत्ल कैसे कर रही है? तो उसके कहने का मतलब है जब से मैं पैदा हुई हूं मैं अपने हुस्न से दुनिया को मार रही हूं. आग लगा रखी है मैंने, मर्डर हो रहे हैं, मेरे दीवाने हो रहे हैं मेरे रंग रूप के. अब आप सोचो कि क्या क्या सोच के बच्चे आजकल क्या क्या लिख रहे हैं. फर्स्ट क्राई ऑन अर्थ, केक मर्डरर है. एक बार मेरी इंस्टाग्राम पे जाके बायो चेक करना क्या लिखा हुआ है. खैर चलिए, मुझे ये बताइए, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, निब्बा निब्बी चलता रहेगा. आप ये बताइए समझ में आया या नहीं आया सभी स्टूडेंट्स को? अच्छे से 100% चलें. तो वैसे देखो, ये जो बेसिक वाली सीखनी थी वो तो मैंने अभी आपको सिखा दी है. कहते हो तो आज ही शुरू करूं इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल, या कल शुरू करूं? एक काम कर देते हैं, कल शुरू करता हूं. इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल हम लोग कल शुरू, या अभी शुरू कर दो. रुको, अभी 2 मिनट रुको. बताओ क्या कहते हो? इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव पढ़ लेते हैं, काम करते हैं. चलो, टाइम से खत्म हो जाएगा, बढ़िया रहेगा यार. बहुत सारी चीजें फिर ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएंगी ना बिल्कुल भी. पढ़ लेते हैं, इन्फिनेटिव पढ़ लेते हैं. आ जाओ. इन्फिनेटिव भी है, जेरेंट भी है, पार्टिसिपल भी है. कुछ टॉपिक्स बड़े बड़े हैं, कुछ टॉपिक्स छोटे हैं.
चलो इन्फिनेटिव वाला पढ़ लेते हैं, वो आसान टॉपिक है, मैं आपके लिए पीडीएफ निकालता हूं। आओ चलो, सारी चीजें समझ में आ रही है ना? चलो ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव पढ़ लेते हैं जो जो जरूरी है इन्फिनेटिव के अंदर। और ये मैं छुप रहा हूँ क्या पीछे? अरे यार, एक तो ये हाइड क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं आ रहा मेरे को। मैंने उस दिन हाइड करने की कोशिश की थी, हाइड होता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये चार्ट आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को? आइए, बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, निश्चिंत रहो। बेसिकली मैंने आपको कहा था कि दो कैटेगरी होती है वर्ब्स की, बताया था ना? एक हेल्पिंग वर्ब बताया था, एक मेन वर्ब बताया था। हेल्पिंग वर्ब की दो दो कैटेगरीज बताई थी ना, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। हाँ, हिडन अभी नहीं हुआ मुझे पता, लेकिन देख लो एक बार। और फिर मेन वर्ब की दो कैटेगरी बताई थी, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना? ये नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूं दोबारा से, ये इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल लिखा हुआ है। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल लिखा हुआ है, ठीक है? इनको हम एडवांस वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, पहले इसके और इसके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली, है ना? कि क्या सेंस देती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल की बात करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में डिफरेंस जानते हैं। एक्चुअल में ये सीखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की वर्ब्स होती हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये मेन वर्ब की कैटेगरीज हैं। किसी कैटेगरी है मेन वर्ब की, एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट, है ना? चलो आओ, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे बताओ इन सेंटेंसेस के अंदर, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4, इनके अंदर कौन सी फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है? अच्छा चलो, फाइनाइट नॉन फाइनाइट तो छोड़ दो, आप ये बताओ इनमें से वर्ब कौन कौन सी है? सभी बच्चे बताएंगे इनमें से वर्ब कौन कौन सी है, तो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये वर्ब है वेंट, एक हैज गॉन है, एक हैव गॉन है, और एक विल गो है। ऐसी एक और कांस्टेंट आपको दिखाई दे रही होगी, टू वॉच, टू वॉच, टू वॉच और टू वॉच। यस और नो? साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेंट, गो, ये सबको पता है, जाना एक्शन हो रहा है वर्ब है, और वॉच का मतलब देखना एक्शन हो रहा है वर्ब है, सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, क्या चीज नोट करनी है? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ था तो यहाँ पे वेंट की सेकेंड फॉर्म आई हुई है। यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ था तो यहाँ पे विल के साथ जो गो की फर्स्ट फॉर्म आई है। देखो वर्ब्स चेंज हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिखा हुआ तो हैज गोन आया हुआ है, और सब्जेक्ट दे लिखा हुआ है तो हैव गोन आया हुआ है। ध्यान से आप देख पा रहे हैं। लेकिन चारों सेंटेंसेस के अंदर टू वॉच, टू वॉच, टू वॉच और टू वॉच ये कांस्टेंट है, ये सेम है। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ऐसी वर्ब जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसी वर्ब जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। और ऐसी वर्ब, चाहे कोई टेंस आ जाए, कुछ आ जाए, कैसा सब्जेक्ट आ जाए, जो कभी चेंज नहीं होती है, ऐसी वर्ब को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या इतना पॉइंट समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? 100%। तो इनमें से कौन सी फाइनाइट है? ये गो की फॉर्म जो चेंज हो रही है, वेंट आया, इधर गो आया, फिर हैव गॉन हो गया, फिर हैज गॉन हो गया। ये सब्जेक्ट एक तो टेंस के अकॉर्डिंग और एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और टू वॉच, टू वॉच, टू वॉच चेंज नहीं हो रही है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये, ठीक है? इसे याद करना बहुत आसान है। आप बोलिए फाइनाइट को फॉलो और नॉन फाइनाइट को नॉन फॉलो। तो फॉलो का मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस को फॉलो करे वो फाइनाइट है, जो बिल्कुल फॉलो ना करे, जो सेम रहे सब में, वो नॉन फॉलो और नॉन फाइनाइट है। बात खत्म। इतनी बात समझ में आई? अब इस बात को बिल्कुल प्यार से समझिएगा, जिस भी वर्ब को आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं ना, जिस भी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, नॉन फाइनाइट की बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली होती है इन्फिनेटिव, जो कि अभी मैं आपको चार्ट में दिखा रहा था। दूसरे नंबर पे आती है आपकी जेरेंट, बचपन में हमने नहीं पढ़े होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, सीखो। और तीसरे नंबर पे आती है पार्टिसिपल।
कौन सी आती है? पार्टिसिपल। तो अगर आप किसी भी वर्ड को नॉन फाइनाइट वर्ब कह रहे हैं तो वो तीनों में से कोई ना कोई एक तो होगी, या तो इन्फिनेटिव या जेरेंड या पार्टिसिपल। तो ये जो आपने बोला ना टू वॉच टू वॉच टू वॉच टू वॉच, ये बेसिकली इन्फिनेटिव की कैटेगरी है। अभी आपको नहीं पता है कि इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल है, वो मैं वन बाय वन टैकल कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं किसी भी वर्ब को आप नॉन फाइनाइट बोल रहे हो तो इन तीन में से कोई एक कैटेगरी होगी, ये टू वॉच वाली इन्फिनेटिव है। अब हम एक काम करते हैं, वन बाय वन सबको टैकल करते हैं। यहाँ पे तो बस मेरा जो मकसद था वो ये बताना था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है ना? हाँ जी हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। अब हम वन बाय वन सबको टैकल करते हैं। लो डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है कि फाइनाइट का मतलब बाउंड, मतलब बंधा हुआ। फाइनाइट वर्ब एग्री करनी चाहिए अपने नंबर से, मतलब पर्सन और सब्जेक्ट दोनों के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है नॉन फाइनाइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो नॉन फाइनाइट की तीन कैटेगरी बताई, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। सबसे पहले पढ़ते हैं इन्फिनेटिव को, करें जो शुरुआत करें। चलिए, इन्फिनेटिव के भी बेसिकली अपने आप में दो कैटेगरीज हैं। इन्फिनेटिव की भी अपने आप में दो कैटेगरीज हैं। एक होती है टू इन्फिनेटिव जिसे हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव जिसे हम विदाउट इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ये बेयर मतलब विदाउट होता है, बेयर फुट जैसे कहते हैं ना, बेयर फुट, नंगे पांव। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब विदाउट इन्फिनेटिव होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? अब ये जो मैंने कहा कि इन्फिनेटिव की दो टाइप्स हैं, अब आपने बस क्या जानना है कि कहां कहां पे फुल इन्फिनेटिव आता है और कहां कहां पे बेयर इन्फिनेटिव आता है। आपने बस ये सीखना है, आपने बस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सीखनी है आपने। कहां कहां पे फुल इन्फिनेटिव का यूज होता है, कहां कहां पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वन बाय वन आपके लिए मैं टैकल करता चलता हूं कि जो हमारा फुल इन्फिनेटिव होता है, लिख दूं यहाँ पे, फुल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। जैसे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, इज वर्ब दिखाई दे रही है, मुझे बताना है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। आप कहेंगे सर मेन वर्ब है, यस और नो। मेन वर्ब है, यस और नो, क्योंकि इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है। अब वर्ब आया है तो सब्जेक्ट भी आया होगा, वर्ब आया है तो सब्जेक्ट भी आया होगा। तो यहाँ पे ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी हुई है ना, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है इस वाली वर्ब का। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, चलना अच्छी एक्सरसाइज है, स्विम करना सेहत के लिए अच्छा है। तो कभी अगर आपको शुरू में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे तो वो सही होता है, बच्चे जनरली गलत कर देते हैं, ये सही होता है। इतना पॉइंट क्लियर? फुल इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, ऐसे ही फुल इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। फुल इन्फिनेटिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली वर्ब है, इधर से ये वर्ब है, इधर से ये वर्ब है। आई वॉन्ट वट, आई वॉन्ट टू गो, वर्ब के बाद वट का रिप्लाई है, देखो ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट वट, आई वॉन्ट टू स्पीक, वर्ब के बाद वट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट है। शी लव्स वट, शी लव्स टू प्ले, ऑब्जेक्ट है, वट का रिप्लाई है। लेकिन ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है? ये इन्फिनेटिव है। तो फुल इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, पहला पॉइंट तो ये। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको एग्जामिनेशन में एरर देखने को मिलेंगे। कुछ वर्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, ध्यान रखना इन सारे वर्ड्स के बाद हम फुल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। कभी कभी आपको एरर देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद वो आईएनजी वाली फॉर्म लगा के दे देता है, जनरली ऐसा करके दे देगा, आईएनजी वाली फॉर्म लगा देगा, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग बेटा यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे वर्ड्स के बाद पढ़ो। अफोर्ड, अटेम्प्ट, बिगिन, कंटिन्यू, चूज, रिफ्यूज, प्रिटेंड, इंटेंड, डेयर, ऑफर, प्रेफर, प्लान, प्रिपेयर, ट्राई और मैनेज। इन सब के बाद वन बाय वन देखें। चलो बताना एक बार, बताओ चलो। ही अटेम्प्टेड डूइंग दिस वर्क, गलत हो गया। अटेम्प्ट के बाद आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही अटेम्प्टेड टू डू दिस वर्क, सिंपल। आई ट्राइड कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, गलत हो गया। आई ट्राइड टू कंप्लीट आना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीट। आपने नजर डालनी है तो डाल लो एक बार नजर, दोबारा देख लो। अफोर्ड, अटेम्प्ट, बिगिन, कंटिन्यू, चूज, रिफ्यूज, प्रिटेंड, इंटेंट, डेयर, ऑफर, प्रेफर, प्लान, प्रिपेयर, ट्राई और मैनेज। और बताऊं? चलो और देखते हैं। शी रिफ्यूज मैरिंग मी, फिर से गलत हो गया। शी रिफ्यूज टू मैरी मी, रिफ्यूज टू, प्रिपेयर टू, प्लान टू, अफोर्ड टू। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 100%।
दे कैन नॉट अफोर्ड लिविंग इन दिस पोश एरिया। पोश मतलब रहीज इलाके को बोलते हैं। कह रहे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है रहीज इलाके में रहने का। अफोर्ड टू आना चाहिए भैया, टू लिव इंफिनिटिव आएगा। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन दिस पोश एरिया। सभी को समझ में आया? पक्की बात है 100%। चले आगे, चलिए जी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान, इन्फिनेटिव सबसे आसान है। जेरेंड और पार्टिसिपल समझने में थोड़ा सा औखा होता है, मतलब मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वो सेम सेम टाइप है। जेरेंड में भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, पार्टिसिपल में भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, तो वो बेसिकली कंफ्यूज करती है। उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, निश्चिंत रहो आप, एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है। इन्फिनेटिव जो पहले आसान है उसको कवर कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, और इसको बड़े प्यार से समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कई बार आपको एरर देखने को मिलेगा, एक बार नहीं कई बार देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो, ये जो वुड रैदर है ना, जो वुड रैदर है, वुड सूनर है, हैड बेटर है, वुड रैदर है, आगे देन है, वुड सूनर देन है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इन सारे वर्ड्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेकिन सर इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये जितनी भी होती है ना, ये आपको वुड दिखाई दे रहा है, हैड बेटर, वुड रैदर, वुड सूनर, ये एक्चुअल में ना सेमी मॉडल्स होती हैं, कंप्लीट मॉडल्स नहीं होती है, सेमी मॉडल्स होती हैं। और आपको पता ना मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए बेयर इन्फिनेटिव में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं, तो पता होना चाहिए आपको यहाँ पे। अब जब भी वुड रैदर, वुड सूनर, हैड बेटर या वुड रैदर देन और वुड सूनर देन कभी भी बात होती है, तो ये सजेशन की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, सजेशन की। या फिर हिंदी में इनका मतलब होता है बेहतर होता या बेहतर होगा, ठीक है, ये सेंस दे रहे होते हैं बेसिकली। ध्यान रखिएगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा, सजेशन सेंस दे रहे होते हैं। और ये सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में होते हैं ना। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो बेयर इन्फिनेटिव भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ में आया? 100%। एक काम करते, ट्राई करते हैं, देखो। आई वुड रैदर वेट फॉर हर, या आई वुड रैदर टू वेट फॉर हर, कि बेहतर होगा मैं उसके लिए वेट करूं। देखो ना, वुड रैदर सेमी मॉडल की कैटेगरी में आता है बेटा। टू हटाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव आता है इसके पास। बेयर का मतलब ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ना, अभी हमने जाना। तो आई वुड रैदर वेट फॉर, और जानते हैं आई वुड रैदर डाई देन टू बेग। आई वुड रैदर डाई देन टू बेग। अब आप देखो, वुड रैदर के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब देन आ जाए तब भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हटाओ यहाँ पे। आई वुड रैदर डाई देन बेग, मतलब भीख मांगने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। 100%। पक्की बात, 100%। आ जाओ और देखते हैं। आई वुड रैदर गो देन टू वेस्ट माई टाइम। देखो, वुड रैदर के बाद इन्फिनेटिव आगे देन लिखा हो, फिर भी इन्फिनेटिव आएगा, टू हटाओ। आई वुड रैदर गो देन वेस्ट माई टाइम, अपने टाइम को बेकार करने की बजाय बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। तो ये सजेशन का सेंस देते हैं। इसको बताओ चलो फटाफट से। ही वुड सूनर रिजाइन देन टू फाइट विद द बॉस। ही वुड सूनर रिजाइन देन टू फाइट विद द बॉस। अब आपको वुड सूनर दिखाई दे रहा है, आगे देखो बेयर इन्फिनेटिव है, टू के बाद फिर से बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, फुल लगा दिया, टू हटाओ। तो बॉस से फाइट करने की बजाय बेहतर होगा कि वो क्या कर दे, रिजाइन कर दे। यस और नो? चलें, चलो जी। एक दो क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, जरा आप एक बार इनके ऊपर नजर डालना, अब आप शायद अच्छे से कर पाओ। चलो, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं अरे अरे हैड आया, हैड के बाद तीसरी फॉर्म आएगी, लेकिन ध्यान से देखो हैड बेटर लिखा हुआ है ना। हैड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर देन, वुड सूनर देन, ये सजेशन वाला है, खाली हैड नहीं है यहाँ पे। बच्चे पास्ट परफेक्ट सोच के बैठे होते हैं। तो यू हैड बेटर लेफ्ट नहीं बेटा, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव क्या चाहिए, लीव चाहिए। यू हैड बेटर लीव द कंट्री एंड कम टू सी मी एज सुन एज पॉसिबल। देखो एंड के आगे भी इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो बेहतर होगा कि कंट्री को आप लीव कर जाएं और मेरे पास आ जाए जितना जल्दी हो सकता है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते थे? डेफिनेटली हो सकते थे। आया हुआ क्वेश्चन है ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? इसमें ट्राई करो चलो। देखो चलो, यू हैड बेटर आया, खाली हैड नहीं है, हैड बेटर है, तो बेयर इन्फिनेटिव चाहिए।
तो क्या आएगा, यू हैड बेटर गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, बेहतर होगा तुम वहां चले जाओ, सजेशन दे रहा है बेटा, लेफ्ट नहीं लीव होगा, लीव लीव, ध्यान रखिएगा। चलो इसमें बताओ, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। हाँ वहां कम टू सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम के बाद तो टू ही आता है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड यू हैड बेटर टू टेक एन अम्ब्रेला और वेयर रेनकोट। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहां पे होता है, अगर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते तो मूसलाधार बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हैड बेटर को सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, सुन के तो पता नहीं क्या क्या अच्छा नहीं लगता। अब जैसे पीछे वाले में यू हैड बेटर को अजीब लग रहा है ना, अगर हैड होता तो थर्ड फॉर्म लगाते ना, हैड बेटर है, ये सजेशन है, ये सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज को, फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। बहुत बार सुनने में चीज अटपटी लगती है लेकिन सही होती है। अभी इट इज बेटर देन, जैसे हम बोलते हैं शी इज बेटर देन मी, ये गलत होता है, शी इज बेटर देन आई होता है, लेकिन सुनने में तो शी इज बेटर देन मी अच्छा लगता है, हाँ कि ना, इट्स मी बोलते हैं, इट्स आई होता है, लेकिन सुनने में तो इट्स मी अच्छा लगता है। तो कभी कभी कोई चीज सुनने में जो अटपटी लग रही होती है वो सही होती है। तो बारिश हो रही है मूसलाधार, ये नहीं कि कुत्ते बिल्ली नाच रहे हैं बारिश में, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो बेहतर होगा क्या कि आप अम्ब्रेला लेके जाएं और रेनकोट पहन के जाएं। तो इसके बाद टू हटाओ, खाली टेक लगाएंगे, दैट इज इट, क्लियर। एक और क्वेश्चन, उड़ा दो इनको जल्दी से, देखो, यू आर स्टिल वीक सो यू हैड बेटर टेकन सम रेस्ट, फिर से गलत, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव चाहिए, तो यू हैड बेटर टेक सम रेस्ट देन रिज्यूम योर ड्यूटी, क्लियर, सॉर्टेड। चलें, चलो जी नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं। बहुत छोटी छोटी टाइप है इन्फिनेटिव की, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, मैंने कहा ना इन्फिनेटिव सबसे आसान है, जिन पार्टिसिपल में कंफ्यूजन होती है वो कल उसको फ्री माइंड से करेंगे, अभी आसान चीजें इसलिए इसको मैंने कहा चलो पढ़ ही लेते हैं ना, फ्री माइंड से करते हैं, आ जाओ। आपको दो वर्ड्स और बताता हूं, एक होता है वाई, एक होता है वाई नॉट, इनके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी आया हुआ पॉइंट है। वाई और वाई नॉट के बाद हम कभी भी फुल इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ भी देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये पहले आया हुआ काफी टाइम पहले, अब आजकल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आ गया बीच में, तो जान ही लो एक बार। वाई और वाई नॉट के बाद भी हम बेयर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वाई टू हायर अ टैक्सी, वाई टू गो देयर, है ना, जनरली ये ट्रांसलेशन एरर्स होते हैं, वाई टू गो देयर, वाई टू डू दिस, वाई टू डू दिस नहीं, वाई डू दिस, वाई गो देयर। तो वाई टू हायर अ टैक्सी गलत है, वाई हायर अ टैक्सी, वाई टॉक टू हिम, वाई नॉट गो टू अ डॉक्टर, वाई नॉट इन्फॉर्म। तो वाई नॉट और वाई के तुरंत बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट से बताओ, चलो। वाई टू प्ले अलोन, क्या मतलब है वाई प्ले अलोन, क्यों अकेले खेले जब हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस गेम में पार्ट ले सकते हैं, है ना। क्यों उनसे बात करें जब वो रेडी ही नहीं है आपके एडवाइस के ऊपर, यस और नो। तो वाई टॉक टू हिम, टू हटा दो, बेसिक चीज है। वाई नॉट गो टू अ डेंटिस्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, इफ योर टीथ आर डिकेइंग रैपिडली, अगर सड़ रहे हैं बहुत जल्दी से, डिके का मतलब सड़ना होता है, तो वाई नॉट गो टू अ डेंटिस्ट। इसके तुरंत बाद की बात कर रहा हूं मैं, बेयर इन्फिनेटिव हम लोग यूज करते हैं। वाई टू पे, वाई पे, वाई पे मोर एट दिस शॉप, क्यों ज्यादा पे करें, सिंपल है ना, सिंपल है ना। चलो जी, बड़े प्यारे बच्चे हैं, आ जाओ। छोटी छोटी दो तीन टाइप और बची है, आ जाओ उनको भी निपटा लेते हैं। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटी नहीं है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने बार बार देखे होंगे, हर साल रिपीट हो रहे हैं, ये तो बड़ा खतरनाक पैटर्न है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आस्क है, एक्सप्लेन है, टीच है, नो है, लर्न है, डिस्कवर है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। इन सारे वर्ड्स के बाद जब कभी भी आपको इन्फिनेटिव लिखा दिखाई दे तो वो अपने साथ हाउ वर्ड लेके आता है। इन सारे वर्ड्स के साथ आस्क, एक्सप्लेन, टीच, नो, लर्न, डिस्कवर, रिमेंबर, फॉरगेट, इन सारे वर्ड्स के बाद जब कभी भी आपको फुल इन्फिनेटिव लिखा दिखाई दे तो वो हाउ शब्द लेके आता है, क्योंकि वहां पे वो सेंस देता है और हम लोग अंडरस्टूड मान लेते हैं, लेकिन लिखना चाहिए उसे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ही नोज टू बिफूल कस्टमर्स, वो जानता है कि कस्टमर्स को कैसे पागल बनाना है, बिफूल का मतलब पागल बनाना। तो अगर नो, लर्न, डिस्कवर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो बेटा हाउ का स्ट्रक्चर लेके आता है, ही नोज हाउ टू बिफूल कस्टमर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं,
मैंने कहा डजन एक्स। क्या कहा? डजन एक्स। कितने दर्जन अंडे हैं? कितने दर्जन अंडे हैं? 1 दर्जन है, क्योंकि या तो मैं मेंशन करता 2, 4, 5, 1 दर्जन है। तो जब 1 दर्जन है तो अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे ए लिखना पड़ता है, बिना ए के गलत होता है, ये अ डजन एक्स ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला 100 रुपीज। 100 रुपीज कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। 200 तो नहीं है, 200 तो 200 बोलता, 3 बोलता। जब कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है 100 रुपए है, तो आपको लिखना पड़ेगा या तो अ या तो 1। ऐसे अंडरस्टूड 1000 रुपए दियो, 1000 रुपए दियो, ऐसे पूरा होता है। 100 रुपीज नहीं, 100 रुपीज ऐसे पूरा बोलते हैं। कुछ चीजें हम अंडरस्टूड मान लेते हैं, तो ऐसे ही हाउ वाला स्ट्रक्चर भी अंडरस्टूड मान लेते हैं, लेकिन आपने लगाना है। समझ में आया पॉइंट? शी टोट मी टू स्पीक इंग्लिश। उसने मुझे सिखाया इंग्लिश बोलना। रे कैसे बोलते हैं इंग्लिश, ये सिखाया। तो आप देख रहे हैं, टीच, नो, लर्न, डिस्कवर के बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हाउ का स्ट्रक्चर लेके आता है। शी टोट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे अपनी तरफ से अंडरस्टूड नहीं बना देना है उसे। क्लियर? आई लर्न टू प्ले गिटार गलत हो गया, आई लर्न हाउ टू प्ले गिटार, है ना। लर्न के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हाउ का लेके आएगा। आई लर्न हाउ टू प्ले गिटार। इसमें बताओ, माई टीचर हैज टोट मी टू स्पीक इंग्लिश। फिर से देखो, सुनने में बढ़िया लगता है, माई टीचर हैज टोट मी टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया और फ्रेंच बोलना सिखाया बहुत कम समय में। लेकिन टीच, लर्न, डिस्कवर, नो के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो हाउ वाला स्ट्रक्चर लेके आता है। अपनी तरफ से अंडरस्टूड नहीं मानना, उसे बकायदा लिखना है, वही वाजिब है। इसमें बताओ, चलो। राहुल डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ये देखो, अभी मैं हाउ यहां पे लिखा नहीं हुआ, मेरे अपने अंदर ही मन से आया कि हाउ आना चाहिए। कुछ कुछ चीजें होती है हमारे, हमको पता होता आना चाहिए, लेकिन हम उसको ऐसे ही पढ़ देते हैं। राहुल डज नॉट नो हाउ टू स्विम सो ही इज अफ्रेड ऑफ वाटर। स्विमिंग करना नहीं जानता, इसलिए वो घबरा रहा है। क्लियर? डू यू नो टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं? नो। फिर आगे फिर से, हाउ डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट? यस और नो? When learning to swim, one of the most important things is to relax. When learning to swim, फिर से आ गया, when learning how to swim. When learning how to swim, one of the most important things is to relax. क्या मेरा पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? तो इन्फिनेटिव बेसिकली हमने कवर कर लिए। पहले सेशन को लाइक खड़काओ। दूसरी बात, बाकी सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। अब जेरेंड पढ़ेंगे कल, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पार्टिसिपल की कैटेगरीज पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से चीजों को जानेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा जो बच्चे मुझसे अनअकैडमी, बाकी बच्चे जा सकते हैं जो जाना चाहते हैं। बाकी जो कुछ बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, जो मुझसे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा आप लोग अनअकैडमी प्लस पे भी मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे मैं बैंक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में टीच करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना अच्छे लेवल पे, तो आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं बैंक एग्जामिनेशन के लिए। बैंक एग्जामिनेशन पे पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे सारे प्रीमियम कोर्सेज आप वहां पे देख सकते हैं, बेसिक से एडवांस जितने भी कोर्सेज है सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। ठीक है, और अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप इंग्लिश के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन होता है, एक ही कोर्स होता है, एक ही कोर्स कह रहा हूँ, एक ही सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें सारे टीचर्स होते हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे सारे कोर्सेज जो भी चल रहे हैं वो देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें सारे अपडेटेड सेंटेंसेस हैं, अपडेटेड है पूरा का पूरा ये। और एक लेवल अप चल रहा है, ये कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स है। ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल हर एक कैटेगरी की बिल्कुल डिटेल में लेवल के हिसाब से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं आपके सामने, और इनका ये कुछ प्राइस हाइक भी चल रहा है, अभी प्राइस इनके बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लान कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मेरी क्लासेस देख सकते हैं। अदरवाइज फ्री क्लासेस जो चल रही है उनसे भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सर डिफरेंस क्या है फ्री क्लासेस में और अनअकैडमी प्लस वाली क्लासेस में? वो और उसमें ज्यादा कंटेंट है, वो और प्रीमियम कंटेंट है। आप मान लो इस स्टेप पे आ गए, लेवल 2, 3 पे आ गए, तो आपको लेवल 5, लेवल 6 और ऊपर तक जाना है। तो अपने आप को और बेहतर बनाना है, और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, डेली प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर चाहिए। यस और नो? तब अनअकैडमी प्लस है, हाँ कि ना?
वरना बेसिक चीजें क्लियर करनी है तो आप यूट्यूब वाली क्लास से क्लियर कीजिए, और अपने आप को फिनिशिंग देनी है, पॉलिशिंग देना तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये इनके प्राइसेस हैं, 1 महीने के 3, 6 महीने, 12 महीने के। 12 महीने का 6500 रुपए होता है, जिसमें कंप्लीट सब्सक्रिप्शन होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके सारी क्लासेस देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की। कुछ टाइम बाद हाइक होने वाला है, तो आपको इससे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 6500 रुपए ये चीप एंड बेस्ट है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। हमने अपने अपने टाइम पे 18-18 हजार रुपए भी कोचिंग की फीस जमा की है। अगर आप देखेंगे बच्चे 18-18 हजार रुपए भी कोचिंग की फीस देते थे, जहाँ पे बस 3 टीचर या 4 टीचर मिलते थे, उन्हीं से आपको पढ़ना होता था। अच्छा पढ़ाए या बुरा पढ़ाए, कैसा भी पढ़ाए, यस और नो। चलिए जी, आप लोगों के कोई सवाल जवाब है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग, सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं फिर। रीजनिंग के बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही है, मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब